में वो हमें पॉइंट्स फ़ायदा दे सके। तो हमने आप लोगों को बता दिए थे कुछ बहुत सारे पॉइंट्स। तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे सीधा सीधा। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? पहला चीफ जस्टिस कौन थे? ये थे H.J. कानिया। तो ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो आज कौन है? द प्रेजेंट चीफ जस्टिस इज N.V. रोमाना। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। हु इज द प्रेजेंट वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वेंकैया नायडू। फिर देन हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को कौन हलफ बर्दारी करवाते हैं? तो ये जानते हैं आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? N.V. रोमाना। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम, कहां से, किस मुल्क से लिया था? ये लिया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल कितने होते हैं? 12 से लेकर 35। और कौन से आर्टिकल को कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आर्टिकल 32 इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई इट इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज whenever there is any fundamental rights violation, we can directly approach to the Supreme Court under Article 32, and in response to that, the Supreme Court can issue 5 writs. Either it is prohibition, certiorari, quo warranto, and then mandamus. और उसके बाद टोटल शेड्यूल्स हमारे कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं, आर्टिकल्स कितने हैं? तो रिमेंबर दिस थिंग, टोटल शेड्यूल 12, टोटल पार्ट्स 25, टोटल आर्टिकल्स 468। और फिर पूछा जा सकता है कि 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 को हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट्स, हमारे शेड्यूल्स, पार्ट्स और आर्टिकल्स कितने थे? तो तब थे 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स। फिर कहता है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन देता है प्रेसिडेंट को? तो फिर आर्टिकल 52 लेट्स डाउन दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Then who is the chairman of planning commission? आज planning commission is changed into the नीति आयोग। तो ये होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। Who is the prime minister? Honorable नरेंद्र मोदी जी। ये उनकी सेकंड टर्म है एज ए प्राइम मिनिस्टर। पहले ये चीफ मिनिस्टर गुजरात के रहे हैं। मिनिमम ड्यूरेशन टू स्टे इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप? कितना कम से कम टाइम चाहिए किसी भी शहरी को सिटीजनशिप हिंदुस्तान की रहने के लिए? तो उसको कम से कम 5 ईयर यहाँ हिंदुस्तान में रहना है, फिर वो एलिजिबल हो जाएगा। अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप वाज द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम रिमूव फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? कौन थे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जब राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि प्रीवियसली हमारा फंडामेंटल राइट्स था, उसको रिमूव कर दिया और लीगल राइट में ले गए? तो उस वक्त मोरारजी देसाई थे हमारे जो, और फंडामेंटल राइट्स का जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिलीट किया फंडामेंटल राइट से और उसको ऐड किया लीगल राइट में अंडर आर्टिकल 300A। फिर वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? 1946 का वो पहला सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद हुआ, वो कहाँ हुआ? तो वो हुआ था न्यू दिल्ली में। देन हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट? कौन डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट में जज की नंबर लिस्ट कितने होने चाहिए? तो प्रेसिडेंट जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? तो वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। अप टू हाउ मच एज कैन द मेंबर ऑफ द यूपीएससी फंक्शन? कितनी उम्र तक यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन का बंदा काम कर सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, 65 ईयर इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एनी पर्सन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि जैसे IAS के एग्जाम लेते हैं, IPS, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम जितने भी हैं वो लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ ए कैंडिडेट टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? कितना मिनिमम और मैक्सिमम एज है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लड़ने के लिए? तो याद रखना, मिनिमम एज इज 35 ईयर। 35 साल से कम वाला नहीं लड़ सकता। आप लोग नहीं लड़ सकते दोस्तों, आप अभी बच्चे हो, आप MP का इलेक्शन लड़ सकते हो लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए। और कहा अपर एज लिमिट क्या है? तो मेरे दोस्त बड़े खुश हो रहे थे, सर नहीं रिटायर हो जाएगा फिर लड़ूंगा। तो मैं कह दूं कि जब तक मर नहीं कोई जाए तब तक कोई उस पर रुकावट नहीं है, टिल डेथ कोई लिमिट नहीं है आपके अपर एज लड़ने की। और ये किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है? तो याद रखना, ये मैं आपको अभी बता दिया था कि इसकी जो प्रोविजन प्रेसिडेंट का वो 52 आर्टिकल्स के तहत होता है। फिर क्या कहता है कि
आर्टिकल 58 laid down the qualification of the president. क्वालिफिकेशन क्या है कि वो हिंदुस्तानी सिटीजन होना चाहिए, वो 35 साल उम्र होने चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और वो एलिजिबल होना चाहिए एमपी के इलेक्शन के लिए। तो वो सारी चीजें क्वालिफिकेशन है, वो आर्टिकल 58 दिखा रहा है। Which article abolishes the untouchability? So this is article 17 fundamental right का 17वां आर्टिकल, जिसमें untouchability, छूत-छात, कोई no discrimination on the basis of caste, color, creed, religion, तो वो आर्टिकल 17 है। और अगर आप इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगी तो सजा होगी। टाउन प्लानिंग comes under which part of the constitution? This is part 9A. Who make the electoral college of election of the vice president of India? देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में डिफरेंस है। यहाँ पे मेंबर्स, दैट इज मेंबर पार्लियामेंट और राज्यसभा के मेंबर, दे आर एलिजिबल फॉर द electoral college of vice president. No role of MLA and MLCs. Which amendment is called as mini constitution? तो याद रखना 42nd amendment 1976 को हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। Who was the first chief election commissioner of India? पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिंदुस्तान का कौन था? ये थे सुकुमार सेन। ये देखिए सुकुमार सेन जो है वो 2 टर्म के इलेक्शन में करवाए थे। He was appointed on 21st of March 1950 से लेकर 19th दिसंबर 1958 1958 two general election, that is 1951, 52 and in 1957 were administered under his watch. तो याद रखना पहला इलेक्शन 1951-52 में हुआ और दूसरा इलेक्शन 1957 में हुआ। दोनों इलेक्शन सुकुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्हीं के अंडर हुआ और उस वक्त 2 ही लोग हुआ करते थे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक इलेक्शन कमिश्नर। आज 3 हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन। Which amendment of the Indian Constitution has abolished the nomination of Anglo-Indian to Lok Sabha and Legislative Assembly? याद रखना पहले क्या होता था कि लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था एंग्लो इंडियन को, लेकिन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 को हुई उसमें इसको एबॉलिश कर दिया कि नहीं अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये 2 सीट जो रिजर्व की जाती थी उनके लिए इसको हटा दिया गया। ये 1952 से लेकर 2019 तक ऐसा रहा। नेक्स्ट पॉइंट पर, टाइम द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी फिल्ड, कितनी देर में, अगर प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आप लोग जो बखड़े, अगर प्रेसिडेंट मर जाता है, प्रेसिडेंट रिजाइन दे जाता है या प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर उस सीट को हमको फिल करना है। आर्टिकल 62 आर्टिकल 62 ब्रैकेट में 2 लिखिए वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी फिल्ड विद इन 6 मंथ। अगर वो रिजाइन कर गया, डेथ होगी या इम्पीचमेंट होगी। हु हैज द पावर टू समन द पार्लियामेंट और डिसॉल्व द लोकसभा, किसके पास पावर है कि वो पार्लियामेंट को जब सेशन ना चल रहा हो, ध्यान से देखिए सेशन साल में 3 बार चलते हैं, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, पहले आप तवज्जो रखिए फिर बाद में के, साल में 3 बार समन को कॉल करता है, सेशन को कॉल करते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन अगर सेशन नहीं चल रहा है तो उस वक्त अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई और समन को सेशन को कॉल करना है तो कौन बुलाएगा? वो समन करेगा पार्लियामेंट को और प्रेसिडेंट। और अगर पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना है तो वो भी डिसॉल्व करेगा, कौन करेगा? लोकसभा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और जॉइंट सिटिंग को भी कॉल करता है कौन? याद रखना दोस्तों, जॉइंट सिटिंग को भी कॉल करता है प्रेसिडेंट। और एक सवाल पूछा गया था बहुत बार कि बताइए जब जॉइंट सेशन हो, राज्यसभा लोकसभा का बुलाया गया, कोई ऐसा पॉइंट आ गया कि बगैर उसके काम नहीं चल रहा है, तो उस सेशन को चेयर कौन करेगा? तो याद रखना जॉइंट सिटिंग के सेशन को चेयर स्पीकर करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा फ्रॉम 525 से 545, पहले 525 थे अब बढ़ा के 545 है। ये 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 को, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। In which year was the railway budget separated from the general budget? ये 1924 है, थोड़ा कंफ्यूजन है, इसके बारे में मैं बता दूंगा। Which amendment made it compulsory for the president to give his assent to a constituent amendment bill? ये 24th Amendment Act 1971. Which amendment empowered the administrator of certain union territories to promulgate ordinance? कोई भी ordinance जो है वो 27th Amendment Act 1971.
the cases involving interpretation of the constitution by the supreme court comes under। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो constitution को अगर इंटरप्रेट करना है, वो कोई केस लग गया कि इसका क्या मतलब हो सकता है, तो वो किस तहत आता है, appellate jurisdiction। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। which amendment act restrict the power of parliament to extend a proclamation of president rule beyond 1 year। एक साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल को रिस्ट्रिक्ट करता है पार्लियामेंट को कि नहीं बढ़ा सकते, अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, 3, एक चेयरमैन और 2 उसके मेंबर होते हैं, और इसका जो हेड जो है वो जज होगा। विद इन हाउ मेनी डेज एन इलेक्टेड candidate need to submit the declaration of his assets and liabilities after taking oath। एक बंदा एमएलए एमपी बन गया है, वो इलेक्ट हो गया और उसने ओथ ले लिया। ओथ लेने के 90 दिन के अंदर अंदर उसको एक एफिडेविट पेश करना है, और उस एफिडेविट में क्या होगा, देयर क्रिमिनल रिकॉर्ड, देयर एसेट्स, देयर लाइबिलिटीज एंड देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों ये था आज का पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, 100% सवाल पूछे जाएंगे। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरा नंबर है 9419193296, 8492962587। मैं तेज इसलिए बोला हूँ क्योंकि आपका IQ लेवल बहुत तेज होना चाहिए, तभी जाके आप मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन ऑलवेज अवेलेबल रहता है आपकी सपोर्ट के लिए। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेलकम करते हैं। और हमारी सुपर 30 लाइब्रेरी को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यू रखेंगे लेक्चर्स को, और आप जितना इंकरेज करेंगे उतनी एनर्जी हम ज़्यादा देंगे। आपसे कोई हम फी नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ये काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। और अगर पसंद आ गया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।